जो धरती की बनावट है जबलपुर संभाग में, उसमें नदियों पर बांध बनाने की व्यवहारिक संभावनाएं कितनी हैं? हाल ही में देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के कुछ जंगलों में आग लगी हुई है। इसका कारण क्या है? आपको लगता है वोट देना कंपलसरी कर देना चाहिए भारत में? ये बताएं कि डिंडोरी के सीमाओं से किन किन जिलों की सीमाएं लगती हैं? May I come in, sir? कम इन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बैठिए रश्मि, Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम रश्मि कुसरे है। मैं बालाघाट जिले की निवासी हूँ। मैंने अपनी विद्यालय शिक्षा सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिंडोरी से की है। उसके पश्चात मैंने अपना स्नातक जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है। उसके पश्चात मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वर्तमान में आपके समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई हूँ। ठीक है, डिंडोरी आपका जन्म स्थान है? नो सर, बालाघाट जन्म स्थान। बालाघाट जन्म स्थान है। Yes, और sir. पढ़ाई ज़्यादातर डिंडोरी में की है? यस सर, वर्तमान में डिंडोरी में निवासरत हूँ। अच्छा है, क्योंकि निवास अब वहाँ है। यस ये सर। बताएं कि डिंडोरी के सीमाओं से किन किन जिलों की सीमाएं लगती हैं? सर, मंडला, उमरिया, शहडोल और छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़। की। यस सर। अच्छा, ठीक है। डिंडोरी क्या शुरू से ही एक अलग जिला था या किसी दूसरे जिले का हिस्सा था? सर, मंडला जिले का हिस्सा था। 1998 में डिंडोरी बना। क्यों अलग किया गया इसको? सर, डिंडोरी की जो सीमाएं हैं प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र को दृष्टि से उसको अलग किया गया था। अच्छा, तो ये बताएं कि डिंडोरी एक क्या वन प्रधान जिला है? वन क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? सॉरी सर, प्रतिशत तो एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। लगभग? सर, लगभग 20-25% होगा। अच्छा, तब तो कम है। राष्ट्रीय औसत तो 1/3 होना चाहिए, उससे कम है। यस सर। अच्छा, कौन कौन से उद्योग हैं डिंडोरी में? सर, उद्योग नहीं है। उद्योग है ही नहीं? No, कोई भी sir. उद्योग नहीं है? सर, नो सर। पूर्णतः खेती प्रधान अर्थव्यवस्था है। यस सर। सर, पिछड़ा इलाका है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है जिसमें सिर्फ अधिकतर कृषि होती है। किन किन फसलों का उत्पादन होता है? सर, यहाँ पे धान, अलसी, तिल, रमतिल्ला। क्या वहाँ पर कुटकी का उपज होता है? यस सर, कुटकी होती है मोटे अनाज के तौर पे। कोदो, कुटकी, कुदई। आपने कुटकी देखी है? यस सर। कोदो भी देखी है? यस सर। क्या फर्क है कोदो में और चावल में? सर, चावल के जो दाने रहते हैं वो लंबे रहते हैं और कुटकी के जो दाने रहते हैं वो गोल रहते हैं और छोटे रहते हैं। ठीक है। और पकाने के बाद खाने में स्वाद में क्या फर्क है? यस सर, इसमें जो कोदो कुटकी रहता है ये स्वाद में अलग अलग, उसमें जैसे कोदो, कुटकी, कुदई, इनमें हल्का सा स्वाद मीठापन रहता है। अच्छा, स्टार्च की मात्रा किस में ज़्यादा होती है, चावल में या कोदो में? सर, कोदो में। तो पाचन में वो आसान है कि मुश्किल है? सर, आसान है। स्टार्च ज़्यादा होने से तो डाइजेशन में, उसको ब्रेक डाउन करने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यस सर। तो मुश्किल होना सर, चाहिए। लेकिन इसमें जो कोदो कुटकी रहता है इसमें ग्लूटेन की मात्रा कम रहती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो रहता है वो कम रहता है, जिसके कारण ये पाचन में अच्छा रहता है। और चावल में ग्लूटेन होता है? यस सर। पक्का? सर, एक्सेप्ट। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने चूंकि सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, यस सर। तो आप बता सकती हैं कि जो धरती की बनावट है जबलपुर संभाग में, उसमें नदियों पर बांध बनाने की व्यवहारिक संभावनाएं कितनी हैं? सर, जो जबलपुर का जो क्षेत्र है, जबलपुर से अगर डिंडोरी मंडला वाला इलाका देखें तो ये पहाड़ी इलाका है और जबलपुर से जब हम आगे जाते हैं तो ये मैदानी क्षेत्र है। तो जैसे कि जबलपुर वाले एरिया में बरगी डैम बना हुआ है, जिसका ये उत्तर पूर्वी जो ढलान है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसमें मंडला वाले इलाके में, और ये पहाड़ी इलाका है। तो बहुत ही कम ऐसा है, जैसे डिंडोरी में भी सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं है, बांध भी नहीं है। अभी वर्तमान में बनाया जा रहा है, लेकिन प्राचीन समय से देखें तो न्यूनता देखने को मिलती है। मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ कि बांधों की कमी क्यों है? क्या बांध बनाने में कोई बाधा है, नैसर्गिक बाधा है? सर, पहाड़ी इलाका होने के कारण बांध। अच्छा, नदियों के मार्ग में शार्प डिक्लाइन होता है, यस मतलब सर। बहुत तेज ढलान है। यस सर। और तेज ढलान के चलते बांध बांध। के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। यस सर। तो अगर मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर है, उस नज़रिए से बताइएगा कि अगर नदी के बहाव का ढलान बहुत तीखा हो, तेज हो और बांध की शक्ति उसे रोकने में समर्थ नहीं है, तो इसका क्या उपाय है? कोई तकनीकी उपाय तो होगा इसका? सॉरी सर, अभी मैं सोच नहीं पा रही हूँ।
क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे कई बांध बनाए जाए जो उसके मोमेंटम को धीरे धीरे कम करे, यस सर, ऐसा कर सकते जल हैं। की गतिज ऊर्जा को क्रमिक रूप से छोटा किया जाए? यस सर, इसके लिए छोटे छोटे तालाब बना सकते हैं हम। बड़ा बांध ना होके छोटे छोटे तालाब, पॉन्ड बना के उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए। ठीक है। रश्मि, मेरा अंतिम प्रश्न है। यस सर। आप जो कि बालाघाट की रहने वाली हैं, वहाँ नक्सल की समस्या बहुत लंबे समय से रही है यस सर। और प्रशासन ने काफ़ी हद तक उस समस्या पर नियंत्रण भी कर लिया है, यस सर। फिर भी थोड़ी बहुत वो समस्या है। यस सर। आपको क्या लगता है कि जो जो युवा भ्रमित हो जाते हैं नक्सलवादी दर्शन से, उन युवाओं को सही मार्ग पे लाने के लिए हमें उनकी किस प्रकार से काउंसलिंग करनी चाहिए, किस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए? सर, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हम उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त कर दें, क्योंकि अगर कोई युवा नक्सली मूवमेंट में मतलब नक्सली मूवमेंट में जा रहा है तो उसका एक ही कारण होगा, या तो वो बेरोजगार है और शिक्षा की कमी है, जागरूकता का अभाव। अगर हम उन्हें शिक्षा दे दें और साथ ही उनको रोजगार प्रोवाइड करवा दें तो हो सकता है वो उस क्षेत्र में ना जाए। ठीक है रश्मि। रश्मि, यस सर। आप एक वन बहुल क्षेत्र से आती हैं। यस सर। हाल ही में देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के कुछ जंगलों में आग लगी हुई है। यस सर। इसका कारण क्या है? सर, उत्तराखंड वाले एरिया में अभी ऐसी रिपोर्ट आई है, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि उस क्षेत्र में सर्दी के मौसम में बर्फ़बारी कम हुई है प्लस वर्षा भी कम हुई है, जिसके कारण जो तापमान है वो बढ़ गया है। हाँ। और साथ ही उस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष हैं, जिसके कारण जंगलों में आग बहुत जल्दी पकड़ रही है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल मतलब आग बहुत ज़्यादा चीड़ फैल के वृक्षों में ऐसा क्या है कि आग जल्दी पकड़ रही है? सॉरी सर, इसकी अच्छा। जानकारी नहीं है। रोकने के लिए क्या किया जाए? सर, मध्य प्रदेश में अगर हमें अपने वनों को बचाना है फॉरेस्ट फायर से, तो क्या कदम उठाने चाहिए? सर, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि वृक्षारोपण करें, लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करें, और साथ ही सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे कि अंकुर योजना हो गई, सामाजिक वानिकी योजना, इनके लिए क्रियान्वयन उचित तरीके से हो। साथ ही जनता में, चाहे वो शहरी क्षेत्रों में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, निरंतर कहीं पे भी हो वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करें। ठीक है। आप एक सिविल इंजीनियर हैं। यस सर। अक्सर देखा जा रहा है कि भारत के तकरीबन सारे शहर जो हैं अब वो धीरे धीरे ओवर क्राउडेड होते जा रहे हैं, ठीक? और इसके कारण तमाम तरह की समस्याएं हैं। भारतीय शहरों को डीकंजेस्ट करने के लिए या यहाँ की भीड़ को कम करने के लिए क्या क्या आपके सुझाव हैं? सर, भीड़ का मतलब है कि संख्या बल में भले ही नहीं, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए जैसे सड़कें हमारी स्मूथ हो जाएं, इन सब के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? सर, जैसे वर्तमान में सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सड़कों का निर्माण हो रहा है। अलग अलग जो दूर शहरों से दूर बस्तियां बसाई जा रही हैं, मल्टी बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, जिसके कारण भीड़ ना हो। साथ ही पार्किंग की समस्या ना हो, तो उसके लिए जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है उसमें नीचे बिल्डिंगों के नीचे पार्किंग बनाई जा रही है। शहरों में इतना सारा वेस्ट क्रिएट हो रहा है, कचरा क्रिएट हो रहा है, ठीक? दिल्ली में कचरे के पहाड़ तक बन गए हैं और कमोबेश यही हालत सभी शहरों का है। यस सर। इन कचरों के निस्तारण के लिए एज अ सिविल इंजीनियर आपके पास कुछ विकल्प हैं क्या? सर, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो वर्तमान में बिल्डिंग बन रही है, ग्रीन बिल्डिंग बना सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। साथ ही सोलर, घरों में जो घर बन रहे हैं इसमें सोलर पैनल लगा सकते हैं। और सर, जो कचरा है इसको ये कर सकते हैं कि रीयूज़, जो भी पदार्थ हैं व्यक्ति द्वारा यूज़ हो रहे हैं उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बताइए कि कृषि के लिए मौसम कितने हैं, कृषि मौसम कितने हैं? सर, मध्य प्रदेश, और हर मौसम के एक एक फसल का नाम बताइए। सर, मध्य प्रदेश में खरीफ के मौसम में धान और मक्का, सर्दी के मौसम में गेहूं, चना, और जायद के मौसम में तरबूज की खेती होती है। ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो ट्राइबल्स हैं या वनों में रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं? सॉरी सर, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं। ठीक है। पंचायती राज कानून का, यस सर, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस दिए गए हैं। यस सर।
जो आपके डिंडोरी में दिखता होगा, शायद बालाघाट में भी दिखता होगा, क्या क्या प्रोविज़न है? पेसा एक्ट की बात कर रहे हैं। सर इसके तहत अगर किसी वन क्षेत्र में अगर खनिज संसाधन का खनन होता है हाँ। तो उसके लिए पहले ग्राम सभा के अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी। साथ ही अगर उस क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित किया जा रहा है तो उसके लिए भी ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। और साथ ही उस क्षेत्र में अगर किसी की ज़मीन ली जा रही है और उसमें मुआवजे के तौर पे जो एक्ट है उसके तहत उसके लिए भी सर ग्राम सभा से अनुमति के बाद ही उस क्षेत्र में कोई भी कार्य किए जाएंगे। ठीक है, आप डायरी लिखती हैं। यस सर। कुछ प्रसिद्ध डायरीज के बारे में हमें बताएं जिसकी चर्चा हुई दुनिया में। सर एना फ्रैंक की है, अ डायरी ऑफ यंग गर्ल है। उसके अलावा सर उसके अलावा श्री राम शर्मा की सेवाराम की डायरी, रामधारी से दिनकर की डायरी है, हरिवंश राय बच्चन की प्रवासी डायरी है। क्यों लिखना चाहिए डायरी? समय की बर्बादी नहीं है? नो सर। क्या है सर फायदे इसके? सर इसके माध्यम से हम जैसे कि हमारे जो दैनिक विचार हैं या हमारी भावनाएं हैं, आगे की दिनचर्या के बारे में हमने जो भी बनाई है हमारी प्लानिंग उसको हम लिख सकते हैं। साथ ही इसके द्वारा हम किसी चीज़ को लंबे समय तक याद कर सकते हैं और इसके द्वारा सर हमारी लेखन शैली भी अच्छी होती है। ठीक है, धन्यवाद रश्मि। रश्मि, बालाघाट में चुनाव हो गए हैं? यस सर, हो गए। कब हुए थे? सर 21 अप्रैल को हुए थे। आपने वोट दिया था? नो सर, नहीं दिया। क्या आपको लगता है वोट देना कंपलसरी कर देना चाहिए भारत में? यस सर, होना चाहिए। बताइए क्यों आपको ऐसा लगता है? सर हमारा जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक की प्रणाली के तहत चुनाव के द्वारा हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उसके लिए चुनाव ज़रूरी है। ठीक है, चुनाव ज़रूरी है, लेकिन लोगों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे वोट देने के लिए? यस सर। लोगों को तो वो एक दिन की छुट्टी लगती है कि अपने अपने काम में व्यस्तता रहती है, इलेक्शन वाले दिन छुट्टी होती है, छुट्टी बनाते हैं, वोट तो कोई ना कोई तो दे ही देगा, और फिर बाद में यही जनता कंप्लेन करती है कि सरकार हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही। यस सर। तो नैतिक रूप से अधिकार तो होता नहीं जनता को। बताइए लोगों को कैसे प्रोत्साहित करें कि वो अपने घर से बाहर निकलें और वोट दें? सर इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि, हम अगर वोट देंगे तो हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो हमारे कल्याण के लिए काम करेगा। अगर हम ही वोट नहीं देंगे तो हो सकता है कि जो उम्मीदवार है वो योग्य उम्मीदवार का चयन ना हो पाए, कोई दूसरा उम्मीदवार, किसी दूसरे उम्मीदवार का चयन हो जाए। इसके लिए हमें वोट देना जरूरी है। इसके द्वारा साथ ही जनता को। ठीक है, मान लीजिए रश्मि, आप एक गवर्नमेंट सर्विस में हैं, आप सिलेक्टेड ऑफिसर हैं। यस सर। और उसी दौरान आपके क्षेत्र में इलेक्शंस भी हो रहे हैं। यस सर। तो आपको एज अ रोल मॉडल जनता के सामने जाना है, तो आप वो ऐसे कौन कौन से काम खुद करेंगी जिनसे जनता इन्फ्लुएंस हो और लोगों को लगे कि आप उनकी रोल मॉडल हैं और आपको देख के वो वोट देने के लिए जाएं? सर इसके लिए मैं ये कर सकती हूँ कि जिस क्षेत्र में चुनाव है उस क्षेत्र में जाके जनता को इसके संबंध में उसके लाभ के बारे में बताया जाए। साथ ही ये बताया जाए कि अगर हम वोट नहीं देते हैं तो इससे क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं और भविष्य में चाहे हमारे लिए हो या फिर आगे की जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी क्या क्या लाभ होंगे, इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। ठीक है रश्मि, ये बताएं कि वर्तमान में जो हमारी चुनावी व्यवस्था है उसमें क्या घर से वोट देने का प्रावधान है? नो सर, नहीं है। किसी भी वर्ग के लिए नहीं है? सर यस सर है। किन वर्गों के लिए है? जो बुजुर्ग हैं उनके लिए है। क्या है उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बनाया हुआ है, नाम याद है उसका आपको? सॉरी सर, नाम नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। रश्मि ये बताएं, PIL क्या होता है? सुना है इसके बारे में? PIL अक्सर खबरों में आता है, कोर्ट में PIL फाइल कर दी गई है। यस सर। क्या होती है ये PIL? सर ये है कि ये एक प्रकार की जनहित याचिका है जिसके किसी मुद्दे, मतलब किसी मामले के लिए सर सॉरी सर इसके बारे। ठीक है, आप ठीक बता रही हैं। सर इसमें हम ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको किसी मामले में अगर त्वरित न्याय चाहिए तो उसके लिए हम ठीक है, जनहित के किसी भी मामले के लिए कोर्ट में PIL फाइल की जा सकती है। ठीक है, क्या आप ये बता पाएंगी PIL की शुरुआत भारत में कब हुई थी? सर ये शायद 1982। अच्छा, एग्जैक्टली नहीं याद है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें बुज़ुर्गों का भी जिक्र आया था वोटिंग के रेफरेंस में। यस सर। ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं जो हमारे देश के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं,
जो उनको फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स? सर इसके लिए हम 3-4 तरीके से देख सकते हैं। चाहे अगर शारीरिक समस्या के रूप में हो तो वर्तमान में जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम, मधुमेह हो गया, कमजोरी, ठीक ये है, हो स्वास्थ्य गया, संबंधित स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो गई। सर समाज में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो ये हो सकता है कि समाज में उनका सम्मान निरंतर कम होता जा रहा है। उनमें अकेलेपन की समस्या है, एकाकीपन की समस्या, और सर बस ठीक है, जनरेशन गैप भी आपने ठीक बताया। सर। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई स्कीम चला रही है, कोई पॉलिसी बनाई है सरकार ने? यस सर। बताइए सर इनके लिए सुगम्य भारत अभियान, वृद्धों के लिए है सुगम्य भारत अभियान। सॉरी सर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, और बताइए इसके अलावा आपने एल्डर लाइन के बारे में सुना है? सॉरी सर। मध्य प्रदेश की कोई नीति? सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, यस सर। युवा किसे कहते हैं? सर युवा जो 18 वर्ष से ऊपर के जो बालक बालिका हैं उनको युवा। सब 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग युवा होंगे? नो सर, 18 वर्ष से लेके। मध्य प्रदेश सरकार भी एक युवा नीति लेके आई थी। यस सर। कब आई थी ये युवा नीति? सर 2008 में। उसके बाद नहीं आई है? सर उसके बाद फिर वर्तमान में इसके तहत आयोग बन रहा है। अभी पिछली सर 2023 में इसके लिए युवा नीति लाई गई थी। इस नीति ने भी युवा को परिभाषित किया है कि किस आयु वर्ग के लोगों को हम युवा कहेंगे। इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? सॉरी सर, इसकी जानकारी ठीक है नहीं। रश्मि, क्या मध्य प्रदेश में नदी जल परिवहन है? नो सर। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले 2017 में घोषणा की थी कि नर्मदा नदी में सीमित क्षेत्रफल में नदी जल परिवहन शुरू किया जाएगा। यस सर। क्या स्थिति है उसकी? सर वर्तमान में अगर नदी जल परिवहन की बात करें तो सर खंडवा में एक सर मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, वहाँ पे टापू है, वहाँ पे नर्मदा नदी के ऊपर इस क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। अभी वर्तमान में इसकी पूरी जानकारी तो नहीं कि कितना विकास हुआ है। ओंकारेश्वर से नदी जल परिवहन शुरू करने की घोषणा की है सरकार ने। ओंकारेश्वर से कहाँ तक जाएगी वो, क्या घोषणा है? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताएं कि नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं? सर टोटल सहायक तो नहीं पता, लेकिन नाम कुछ सहायक नदियों के नाम पता है आपको? यस सर। बताइए। सर तवा नदी, दूधी, सक्कर, हिरण, बंजार, बंजर। ठीक है। और ये नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? सर ये अमरकंटक से निकलती है, मैकाल पर्वत श्रेणी से। कितनी लंबी है? सर ये 13-12 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर बहती है। और सतपुड़ा के जो आपने जिक्र किया है वो कितना लंबा है? जी सर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कितनी लंबी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सर लंबाई तो लगभग सर ये 4 श्रेणियों में विभाजित है, जिसमें जो नर्मदा नदी ये मैकल श्रेणी से है और इसके जो पश्चिम में है ये मैकल है और उसके ग्वालीगढ़ है। सर बस इतनी बात। ठीक है। डिंडोरी घुघुआ यस सर। एक उद्यान है, यस किस चीज का? सर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। किस तरह का जीवाश्म? सर पशु जीवाश्म या पौध जीवाश्म? सर यहाँ पेड़ पौधे पक्षी इनके जीवाश्म है। पक्षी भी है? सॉरी सर, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे हैं। यस। ये कब स्थापित हुआ था? सर ये 1983 में स्थापित हुआ था। ठीक है। मध्य प्रदेश के आसपास या भारत में कहीं भी क्या कोई और भी जीवाश्म उद्यान है? सॉरी सर। ठीक है। रानी ताल और चेरी ताल क्या है? सर रानी ताल जो है रानी दुर्गावती के नाम से रानी ताल बना है और उन्हीं ने चेरी ताल बसाया था जो कि जबलपुर में स्थित है। दोनों जबलपुर में है? यस सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया रश्मि, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। मैं कम इन सर? आ जाइए, बैठिए। थैंक यू सर। रश्मि, आपने पहले इंटरव्यू दिया है योग में कभी? यस सर। कितनी बार दिया है? सर 2 बार दिया। 2 बार दे गए हैं, तो आप अनुभवी हो गई हैं अब। यस सर। आपको अंदाजा है कि वहाँ माहौल क्या होता है, किस Yes, तरह के sir. प्रश्न पूछे जाते हैं। 19 और 20 में दिया, यस सर। दोनों अंक मालूम नहीं हुए अभी तक, नो सर। तो लेकिन फिर भी एक एहसास तो होगा कैसा रहा था। सर इंटरव्यू तो ठीक था, मुझे लग रहा मेंस में हो सकता मार्क्स कम रहे होंगे। ठीक है, यहाँ भी हम लोग को लग रहा है कि आपका इंटरव्यू ठीक है। बाहरी तौर पर आप थोड़ी सी सहमी सहमी से नज़र आ रही हैं, यस सर।
लेकिन जवाब आप खुल के दे रही हैं, लगभग सभी प्रश्नों का जवाब देने में आप कोई झिझक नहीं रही हैं या शर्मा नहीं रहे हैं, जो अच्छी बात है। जानकारी भी आपकी सामान्यतः ठीक है, लेकिन चूंकि आप बालाघाट और डिंडोरी इलाके से आ रही हैं, जो कि वन प्रधान इलाका है, जनजातीय समाज प्रधान है, यस सर। तो वो पहलू थोड़ा सा शायद आपको पढ़ लेना चाहिए यस सर। कि कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन सी नीतियाँ और कार्यक्रम हैं वन के संरक्षण के लिए, वन्य जीव के संरक्षण के लिए और आदिवासी समुदाय के हितों के संवर्धन के लिए। यस सर। क्या क्या फॉरेस्ट राइट्स हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट बना है, वो कब बना, एमएसपी दिया जाता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, लघु वन उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था है, कब से ये व्यवस्था शुरू हुई है, यस सर। कौन वन उपजों को खरीदता है, कौन सी संस्था उसके लिए उत्तरदायी है, ये सब सामान्य जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। यस सर। वन के बारे में एक आध चीज़ें जो ख़ास है, हालांकि उसका आवश्यक रूप से आपके ज़िले से संबंध नहीं है, कि सफ़ेद बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है जो अन्यत्र नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत का सबसे पुराना आरक्षित वन मध्य प्रदेश में स्थित है। 1865 में ये पहली बार हुआ था। यस सर। उसके पहले कोई आरक्षित वन की अवधारणा नहीं होती थी। यस सर। तो रिजर्व फॉरेस्ट या किसी वन को आरक्षित कर देने से जनजातीय समाज बहिष्कृत होता है, क्योंकि अंग्रेजों ने जब ये पॉलिसी शुरू की थी तो ये कहा था कि भाई इस वन के संरक्षण जरूरी है, और जब तक इसमें इंसान आते जाते रहेंगे, लकड़ी काटते रहेंगे, पशुओं का शिकार करते रहेंगे, तब तक ये जंगल सुरक्षित नहीं रहेगा। यस सर। तो उन्होंने कह दिया कि अब ये आरक्षित हो गया है, इसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति जाके लकड़ी नहीं काटेगा, पशुओं को मारेगा नहीं, बल्कि कुछ भी उसमें से नहीं, फल अगर पेड़ से गिर भी गया हो तो नहीं निकालेगा। यस सर। तो ये हो गया आरक्षित। उसके बाद उन्होंने कुछ जंगलों को कहा संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यस सर। तो आपको जानना चाहिए कि आरक्षित वन में वनवासी समुदाय के क्या अधिकार हैं यस सर। और संरक्षित वन में क्या क्या अधिकार है। यस सर। ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कल को आप हो सकता है कि संयोजक के पद पर नियुक्त होंगे जनजातीय विभाग में, तो आपका काम ही होगा ये संयोजन करना। यस सर। तो चूंकि आपके पास थोड़ा वक्त है, 8 मई को इंटरव्यू है, 1 हफ्ता आपके पास Yes, वक्त है, sir. तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अपने जिले और अपने संभाग दोनों के बारे में, चूंकि आपका संभाग जबलपुर है, यस सर। तो जबलपुर। जबलपुर संभाग के बारे में सामान्य जानकारी आपसे sir. पूछ सकते हैं, हम्म। और जिले के बारे में तो पूछ ही सकते हैं। तो उसका इतिहास, उसका भूगोल, उसकी संस्कृति, परंपरा, उत्सव वगैरह ये सब। इसके अलावा जो सामान्य प्रश्न सबसे पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम कितना है, यस सर। सरकार ने जब बजट पेश किया उसमें कुल कितने व्यय का प्रावधान है, उसमें राजस्व व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय कितना है, ये सब भी पढ़ लीजिएगा। तो बजट वाले पर थोड़ा 2-3 घंटे का समय दे दीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण भी मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किया है, उसमें अध्याय 1 पढ़ने में मुझे लगता है 2 घंटा लगेगा। यस तो सर। अध्याय 1 कम से कम आर्थिक सर्वेक्षण का पढ़ लीजिएगा, हम्म। तो इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपके पास हो जाएंगी। यस सर। फिर ओडीओपी कार्यक्रम है, यस सर। आपको पता ही है। एक निर्यात संकुल कार्यक्रम भी है, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, उसकी भी सूची मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार कर रखी है कि किस जिले से किस वस्तु के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। यस सर। उसमें किस वस्तु को ओडीओपी में चुना गया है, किसको एक्सपोर्ट हब कार्यक्रम में चुना गया है, ये सब डिंडोरी वगैरह, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। वक्त आपके पास 1 हफ्ता है तो आप पढ़ सकती हैं। यस सर। और चूंकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि नहीं, आप सिविल इंजीनियर हैं, तो सिविल इंजीनियर हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के जो महत्वपूर्ण भवन हैं, वो भवन आपको धार में, मांडू में मिलते हैं मध्यकाल के, वो आपको उत्तर भारत में मिलते हैं पूर्व मध्यकाल के खजुराहो वाले, और उससे भी पहले वाले जैसे एरन का मंदिर है, ये सब सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। सामान्यतः पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि भारत में प्राचीन काल से भवन निर्माण शैली में कैसे प्रगति हुई? यस सर। तो क्या स्टैग्नेशन का फेज भी है या डिक्लाइन का फेज भी है? यस सर। अब ये कहाँ से पढ़ेंगे, वो इतिहास की किताब से ही मिलेगा।
यस सर, इतिहास की किताब से। लेकिन वो एक पहलू है जिस पर उनका ध्यान जा सकता है। यस सर। बाकी हाँ, चूँकि चुनाव का मौसम है तो मध्य प्रदेश के विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक हैं, मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं मंत्री हैं, यस सर। लोकसभा में 17वीं लोकसभा में मध्य प्रदेश से कितनी महिलाएं सांसद हैं, राज्यसभा में कितनी महिलाएं सांसद हैं, ये एक बार महिलाओं की मतलब राजनीतिक भागीदारी विधानसभा स्तर पर और संसदीय स्तर पर देख लीजिएगा। यस सर। और क्या मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति कभी भारत का प्रधानमंत्री बना है? क्या मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति क्या कभी राष्ट्रपति बना है? यस सर। क्या मध्य प्रदेश के कोई व्यक्ति कभी लोकसभा का स्पीकर बना है? इस तरह के जो राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि दर्ज करने वाले लोग यस हैं सर। उन पर एक ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन सामान्यतः आपकी तैयारी मुझे अच्छी लग रही है। एंट्री ठीक है, बैठने की भंगिमा ठीक है, लिबास वगैरह सही है। ठीक है, अंगूठी शायद वो बाहर निकलवा देते हैं। यस सर, ये उतारना है, ये इसको भी खोल लूँ? वो पहन सकती हैं, खाली उस दिन ये है कि गंदा पहन के मत जाइएगा, उस दिन नया पहन के जाइएगा। यस सर। तो उसका पवित्र होना अच्छा रहता यस है। सर। बाकी ठीक है, और कोई संशय या प्रश्न हो तो पूछिए। सर, ये कि 2 बार दे चुकी हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं हुआ तो फिर इसका क्या आंसर? आप मुस्कुराते हुए कहिए कि सर ये थोड़ी सी विडम्बनापूर्ण है, लेकिन मुझे जानकारी इसलिए नहीं क्योंकि आयोग ने अभी रिजल्ट दिया नहीं है। यस सर। अंक बताया ही नहीं, उसमें आपकी क्या गलती है? यस सर। अगर मेंस का अंक बता देता, इंटरव्यू का अंक बता देता तो आपको पता लगता यस सर। कि मेरी कमी मेंस स्तर पर है कि इंटरव्यू स्तर पर है। यस सर। मुझे लगता है वो पूछेंगे नहीं, उनको पता है कि इसका जवाब उनके खिलाफ जाएगा, यस सर। इसलिए नहीं पूछेंगे। यस। ठीक है, और कुछ? नहीं सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।